नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं एक नए गेस्ट, जिनको आपने अक्सर देखा होगा चैनल्स इत्यादि पे, और उनका नाम है मेजर समरपाल सिंह तूर। समरपाल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर, पहली जय हिंद बार आप सर। पधार रहे हैं। जय हिंद आपको। और आज आपसे हम बातचीत करेंगे कुछ विषयों के बारे में, जिसमें मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी जो एक रिसर्च वाली जो प्रकृति है, उसमें आप उसमें ज़्यादा गहराई से जाके हमें कुछ बता सकते हैं। तो सभी सर दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएँ, जहाँ पर विंटर सेल चल रही है, विंटर क्लोथिंग की। और केवल आज और कल, अब इतना ही समय बचा है, 15 तारीख तक 50% डिस्काउंट आपके लिए उपलब्ध है। सो मेजर तूर, पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं, क्योंकि आप तो पहली बार आ रहे हैं, तो दर्शक जानना चाहते हैं कि मेजर तूर, सर जिनके बारे में इतनी बातचीत हुआ करती है और लोग इतना उत्सुक रहते हैं, वो आखिरकार सर क्या है। आप इन्फेंट्री कॉम्बैट वेटरन हैं, सो दैट ऑब्वियसली शोज कि आप इन्फेंट्री से हैं। यस आपकी सर। रेजिमेंट कौन सी थी? सर राजपुताना राइफल्स, राजपुताना राइफल्स। 8 राजरिफ। ओके। सर सर सर। और आपके एक यूएन मिशन की बड़ी बात हुआ करती है हाँ जी सर। सूडान में। या यस सर। तो बेसिकली सर मैं बड़ा क्रिस्प और लिमिट करता हूँ। मैं आई एम द 4th जनरेशन फौजी इन माय फैमिली सर। तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ मेरे घर की एक एक ईंट फौज के नाम पे है। एंड मैंने सर अपना बचपन हॉस्टल में बिताया है, शरोड कॉलेज नैनीताल, जहाँ से कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, अमिताभ बच्चन जी, दिलीप ताहिल जी, सलमान हैदर जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के पहले, वो जनरल वीएन जोशी, और भी जो आर्मी के जनरल्स रहे हैं, तो ज्यादातर शवुड से ही थे उस टाइम पे। अब तो खैर देर आर वेराइटी ऑफ स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस नाउ, पर उस टाइम बड़े लिमिटेड होते थे सर इन अर्ली 90s। तो सर बचपन शवुड में बिताया। फिर मैंने ट्रांसफरेबल जॉब थी फादर की, ही वाज इन एएससी, ही गॉट कमीशन्ड इन 1981। तो पापा का, आई एम द ओनली चाइल्ड, आई डोंट हैव एनी सिबलिंग सर। तो काफी आइसोलेशन में रहा हूं मैं, इन द सेंस घर से बाहर। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला एटीट्यूड, स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ा इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। बहुत सारी चीजें और प्रेशर झेले, बुलिंग झेली। और बुलिंग। सब ताज्जुब वाली बात है कि जो लोगों ने मुझे आपको भी बुली बुली कर किया, लेते थे लोग? नहीं, जिन्होंने मुझे बुली किया आज वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दे आर माई वेल विशर्स, दे आर माई गाइड। एंड इवेंचुअली आई थिंक ये जो पीढ़ी टू पीढ़ी या सीनियर जो होते हैं हमारे, कहते हैं ना हमारे सीनियर बड़े खराब थे, फिर जो जूनियर सीनियर बनते हैं, तो ये कंटिन्यू होता है। तो मुझे लगता है कि सीनियर्स का थोड़ा खराब होना जरूरी है। they create tough times and tough times create tough men, and then tough men like us try to create a convenient environment so that पब्लिक को वो ना झेलना पड़े जो हमने झेला। एंड देन वी मेक एन एंडेवर दैट दे शुड रिमेन टफ। तो वो विद टाइम सर आई थिंक लॉ ऑफ नेचर है कि मौसम जितना अच्छा हो, जब तक अच्छा है उसका लुफ्त उठाया जाए, उसके बाद आंधी और तूफान तो आएगा ही एक ना एक बार। तो ये जनरेशंस की बात है, ये चलता रहता है। एंड देन सर आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम एपीएस नोएडा 2 साल, फिर जेके पब्लिक स्कूल कुंजवानी, फिर ग्रेजुएशन बीबीए फ्रॉम एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। तो ओके। तब मैं फर्स्ट ईयर में स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड ईयर में आई वाज द जनरल सेक्रेटरी इलेक्टेड, एंड थर्ड ईयर में मैं अनकंटेस्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बीबीए फैकल्टी रहा हूं सर। ओनली बिकॉज मेरे में क्वालिटीज ऑफ इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट ऑल,
मतलब जो मेरे फादर ने और हॉस्टल में जो डंडा दे दे के जो गधे को घोड़ा बनाया था, तो उसकी क्वालिटीज आई थिंक कॉलेज में आते आते कुछ हद तक आई हैड अटेन्ड देम, एंड उसकी वजह से आई वाज एक्सेप्टेड अमंगस्ट द स्टूडेंट्स आल्सो, बिकॉज आप गुजरात में जाएंगे तो ऐसी जगह पे जहां पे थिंग्स आर वेरी, माइंडसेट इज वेरी फर्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है, बट जो एक्सेप्टेंस जब मेरा हुआ, दैट इज द टाइम व्हेन आई रियली फेल्ट गुड, एंड लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड, माइंडसेट चेंज्ड, एंड वही है सर, दैट पेट्रियोटिज्म तो फिर आप आर्मी में आईएमए के थ्रू गए? ओटीए के थ्रू सर। 2010 में ट्रेनिंग शुरू हुई, 11 में कमीशन हुआ और 2021 में रिटायर हुआ सर, अक्टूबर में। शॉर्ट सर्विस में थे? शॉर्ट सर्विस में था सर मैं। ओके। अब लोगों का सवाल होता है, मेजर तूर व्हाई डिड यू नॉट कंटिन्यू? तो मैं लोगों को बता दूं कि देयर आर फ्यू हार्ड फैक्ट्स इन लाइफ, कि जिंदगी की जो कतार होती है ना, लाइन होती है, उसमें आपकी बारी और दिशा वो एट टाइम्स किस्मत और तकदीर, लक, बहुत सारी चीजें इकट्ठी मिलके आपको लेके जाती हैं आगे इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो सर आई वाज ब्लेस्ड विद अ सिंगल चाइल्ड, एंड जब मेरा दूसरा बेटा हुआ इन 2021 इन द मंथ ऑफ सितंबर, अभी जिस आपने देखा, यू सॉ हिम, तो जब मेरा छोटा बेटा हुआ, देन इट बिकेम एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सस्टेन फाइनेंशियली माय फैमिली। तो वी टुक अ वेरी कॉन्शियस कॉल। हालांकि हैड आई स्टेड ऑन इन आर्मी, आई वुड हैव डन वेरी वेल सर, एंड देन आई टुक अ कॉन्शियस कॉल एंड देन आई पुट अप माय पेपर्स, एंड उसके बाद आई जॉइंड आईडब्ल्यूआई, दैट इज इजराइल वेपन इंडस्ट्री सर। उसमें आई वाज मैनेजिंग द असेंबली पार्ट ऑफ द वेपन्स and partly the security part also of the plant where I was. Place I will not disclose. Names of the companies I will not disclose. हालांकि लोगों को पता होगा तो वो कमेंट कर देंगे। तो we used to assemble Masada, Uzi Pro, Galil, Arad, Dan Sniper, Negev, LMG, सबसे फेवरेट टेवॉर 21, टार 21 जिसे कहते हैं, और X95। तो ये जो लेटेस्ट इजरायली वेपन्स हैं सर, एंड देयर वेपन सिस्टम्स जो स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, तो उसके टीम में था मैं, एंड हम वेपन्स को असेंबल करके उसकी टेस्टिंग भी करते थे रेंज पे। ये थोड़ा स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताइए, क्या कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट स्पेशल फोर्सेस? सर देखो, मैं इन्फेंट्री से हूं। इट इज मैं बताता हूं सर, द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पेशल फोर्सेस एंड द इन्फेंट्री में ये था कि स्पेशल फोर्सेस में एक तो प्रोबेशन डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो अलग क्यों है, क्योंकि दे पुश यू बियॉन्ड योर मेंटल विल, कि बंदा टूट जाए। और मैं कहता हूं जो सबसे ढीठ बंदे होते हैं वही प्रोबेशन क्लियर करते हैं, जो हार मानने को तैयार नहीं। उसे पता है कि टांग खराब है, पर वो बोलेगा मैं जाऊंगा 40 किलोमीटर। सो दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड हैज टू बी देयर, बट प्रोबेशन का सर यू हैव टू परफॉर्म ऑल्सो, क्योंकि आपके साथ कंपटीशन भी है। तो अगर 5 लोगों में से जो सबसे कम एग्जॉस्टेड और सबसे कम वर्न आउट है और उससे सभी टास्क कंप्लीट किए हैं, तो प्रायोरिटी उसे दी जाती है। हालांकि जो बाकी 4 जो नहीं कर पाए, जो नंबर नहीं ले सके प्रोबेशन में, वी आर नॉट सेइंग कि वो दे आर इनकेपेबल, दे आर केपेबल, क्योंकि टास्क सबने कंप्लीट किए हैं। ये नहीं कि किसी ने फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं किया है, पर चैलेंज ये होता है कि एक सही समय पे अगर आप टास्क को एग्जीक्यूट करोगे तो ही उसका मतलब है। यदि एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट बैटल ग्राउंड में डिले हो जाता है और बॉम्ब गिराता है, मींस लॉस टू द नेशन। आपका आउटपुट 0, खर्चा दुगना, रिस्क और भी ज्यादा, एंड देन यू मिस्ड द टारगेट। क्यों? क्योंकि टाइमिंग में फर्क पड़ गया।
तो दुनिया करे उसकी कदर जो करे समय की कदर। सो स्पेशल फोर्सेस में सर दे आर वेरी टाइम बाउंड, बहुत प्रोफेशनल है, टफ एनवायरनमेंट होता है, एंड दे डू नॉट स्पेंड मच टाइम ऑन एनी अदर एक्टिविटी अदर देन ट्रेनिंग। तो आप इनकी लोकेशंस पे जाओगे तो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटिव आउटलुक है वो काफी डिलैपिडेटेड होता है कि जंगल जैसा हाल है, घास उगा हुआ है, चीजें पेंट नहीं हुई है ना, बिजली के खंभों पे जंग लगी हुई है, एंड मतलब ऐसे लगता है कि भैया इधर होगा भी तो कौन होगा। एंड देन व्हेन यू एंटर अ सर्टेन लोकेशन जहां पे मैदान है, वहां पे आप देखोगे कि सबकी यूनिफॉर्म मिट्टी में सनी हुई है, ऐसे लगेगा कि ये बरसात में भागते हुए आए हैं, पर बाद में पता चलता है ये पसीने से लिपटे हुए हैं। सो इनका शेड्यूल सर सुबह 3:30 बजे से चालू हो जाता है, और जब पूरी दुनिया उठती है तब इनका मेन फिटनेस रिजीम खत्म हो जाता है। एंड देन जब दुनिया अपने दिन का काम करती है, तब प्रोबेबली जो शाम को इन्होंने एग्जीक्यूशन करनी है अपने टास्क और मिशन की, उसकी फाइनल स्टेजेस ये दोपहर को लंच टाइम पे डिस्कस करते हैं कि भाई फाइनल स्टेजेस ये है और ऐसे एग्जीक्यूशन करनी है। और जब तक रात होती है तो इन्हें कहते हैं घोस्ट ऑपरेटर, किसी को नहीं पता होता ये कब आए, कब गए, कब कहां से कौन से इलाके से गुजर के गए। और लास्ट में न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती है कि इस मिशन को अंजाम दिया सक्सेसफुली। वो भी ये नहीं कि 2 दिन बाद पता चले, 15 दिन 20 दिन डिले होता है। तो इनका तरीका यह है सर, माइंडसेट इज वेरी फोकस्ड, कोई अदर टास्किंग नहीं होती इनको अदर देन ट्रेनिंग। और 24 घंटे सर ये इनमें सर अलग अलग एक्सपर्टीज है, नेविगेशन में माहिर है, मेडिकल जो होती है चीजें, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स उसमें ये माहिर है, जंगल वॉरफेयर और सर्वाइवल में माहिर है, डेजर्ट की नेविगेशन में माहिर है। इनके पास अगर मैप भी नहीं है तो ये तारे देख के अपनी दिशा ढूंढ लेंगे और अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। तो इतनी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है सर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्योर ह्यूमन स्किल फॉर सर्वाइवल। और उसको अच्छी क्वालिटी देने के लिए ये लेटेस्ट वेपन्स और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दे आर But क्लास अपार्ट। they are better equipped than the rest of the infantry. Yes, they are better equipped. They have more time for training, more focus in training. अब बताऊं क्या हुआ सर, why the requirement of ये भैरव और रुद्र बटालियन की क्यों जरूरत पड़ी? मैं पूछने वाला था, अगला सवाल मेरा वही था। क्योंकि स्पेशल फोर्सेस सिर्फ 1% है इंडियन आर्मी की, 1%। तो मैं इन्फेंट्री डे सेलिब्रेशन में आई वॉज एट अ सर्टन लोकेशन इन नॉर्दर्न कमांड। तो आई हैव क्लोजली वर्कड विद 4SF। तो टास्किंग एंड ऑल सर, ऑपरेशन झज्जर कोटली, द ऑडियंस कैन अपना वो कर सकती है सर्च, ऑपरेशन झज्जर कोटली, उसमें आ जाएगा। हमने जैशे मोहम्मद के टेररिस्ट मारे थे। तो वहां पे सर जो पुराने बुजुर्ग इन्फेंट्री अफसर थे तो वो कहते भाई 26 अक्टूबर इज इन्फेंट्री डे, सो वेलकम एज अ गेस्ट। तो वहां पे फिर SF वाले एक ऑफिसर थे, ही गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड। ही सेड सर ये तो गलत स्टेटमेंट दे दी, हाउ कैन यू कॉल अस अ गेस्ट। कहते भाई एंड ऑफ द डे क्वीन ऑफ द बैटल तो इन्फेंट्री है ना। कहते पैराड्रॉप आप हो जाओगे, एयर ड्रॉप दुश्मन के इलाके में बिहाइंड एनिमी लाइंस, बलिदान। कहते पर आपके बलिदान को कम करना और उसका प्रेशर हमारे पे होता है। तो इन्फेंट्री पे प्रेशर होता है कि आप जल्दी से जल्दी इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके, सारे ऑब्स्टिकल्स पार करके आपने लिंक स्टैब्लिश करना है स्पेशल फोर्सेस के साथ। यदि आप नहीं पहुंच सके वहां टाइम पे तो हमारे ये जो पैरा ट्रूपर्स है वो शहीद हो जाएंगे। तभी इन्हें कहते हैं बलिदान बैज होता है इनका, बलिदान। तो हम तो ये है सर एक्चुअल सिनेरियो
कि इन्फेंट्री, एंड आप देखेंगे 90% अफसर जो एसएफ में है वो इन्फेंट्री के ही अफसर है। और मैं आपको फैक्ट बताता हूं सर कि एक होता है बहुत हाईली मोटिवेटेड ऑफिसर, कि वो ट्रेनिंग डेज के टाइम ही उसने मन बना लिया कि भाई मैं तो फिजिकल में भी फन्ने खाऊं, पढ़ाई में भी अव्वल लूं, मैं तो स्पेशल फोर्सेस में जाऊंगा। एक होता है थोड़ा बैलेंस्ड कि भाई फैमिली भी संभालनी है, प्रायोरिटी फैमिली भी है, नेशन भी है, बट आई वांट टू फाइट, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इन्फेंट्री। तो एक ये है। और तीसरी एक तीसरे वो आप होते हैं। एक सवाल पूछूंगा कि स्पेशल फोर्सेस से कोई चीफ बना है क्या अभी तक? सर मैं बताऊं क्यों नहीं बना है, क्योंकि इनका सर वेर एंड टेयर इतना ज्यादा है ना, that medically they face issues not because they are unfit, it is attributable to military service and operations, कि ये जब एक सर्टन स्टेज तक पहुंचते हैं ब्रिगेडियर्स या मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल तक, तो मेडिकली इनके कहीं ना कहीं इश्यूज आते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ओवरऑल मेरिट में सर देर आर फ्यू क्राइटेरियाज एंड लोकेशंस एंड कोर्सेज विच आर मैंडेटरी टू डू। एंड स्पेशल फोर्सेस में क्या होता है कि सर ऑपरेशनल कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा होती हैं दैट इनिशियल स्टेज एज अ यंगस्टर दे स्टिल मैनेज, बट आप एक स्टेज पे आते हो वेयर यू माइट मिस आउट ऑन सम क्रिटिकल कोर्स फॉर क्वालिफाइंग फॉर अ लॉन्गर रन। तो उसमें फिर दे इट टेक्स अ बैक सीट। अब जैसे ब्रिगेडियर शेखावत है, तो ब्रिगेडियर शेखावत इज द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर इन द इंडियन मिलिट्री, बट पीपल आस्क कि सर वो ब्रिगेडियर रैंक से क्यों रिटायर हो गए, ही शुड हैव एटलीस्ट गॉन अप टू अ मेजर जनरल, है ना, या जनरल लेफ्टिनेंट जनरल, कुछ मतलब जनरल रैंक से रिटायर होते हैं, वाई ब्रिगेडियर? तो दे डोंट रियलाइज सर कि एज एंड अपॉर्चुनिटीज all coincide with your luck, destiny, timing and the nature of operations। मतलब एक चीज नहीं डिसाइड करती है सब कुछ, इट इज मल्टीपल फैक्टर्स, जो सब कुछ एक लाइन में एक समय पे अलाइन हो, तो उसे कहते हैं अच्छी किस्मत, एंड देन द पर्सन गेट्स थ्रू ऑल्सो। ओके, चलिए अब थोड़ा टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सर और चूंकि आपके हम देखते रहते हैं और आपका काफ़ी इंसाइट लगता है, सर जो इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है उससे, और रियल इंटेलिजेंस बेस्ड। हम लोग तो ओसेंट वाले हैं, तो ऊपर ऊपर से देखते हैं, आप अंदर से थोड़ी सी गहराई से। तो अब सर आई टेल यू, वर्किंग विद इजराइल वेपन इंडस्ट्री, एंड सर इवन व्हेन आई जॉइंड ट्रेनिंग ना ओटीए, तो मेरा बचपन से मोटिवेशन वाज लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन नेतन्याहू, जो आज के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू के बड़े भाई, सके बड़े भाई थे। वो एंड उसमें सर मेरे फादर ना वो बीइंग ऑपरेशन आर्डेंट में, वो जो आपका थंडरबोल्ट, हाँ ऑपरेशन थंडरबोल्ट थंडरबोल्ट में शहीद हो गए थे युगांडा में। एनटीबी वाले में, उसमें। यस, यस, तो ही लेड द ऑपरेशन, एंड अनफॉर्चुनेटली ही वाज द ओनली कैजुअलिटी। वो भी लास्ट में इवैक्यूएशन के टाइम हुआ ये गड़बड़, ही वाज शॉट बाय अ स्नाइपर, अदरवाइज एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथ। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जो माइंडसेट है ना सर, वो इट इज वेरी एग्रेसिव, इट इज वेरी यू कुड से फोकस्ड, कि ही विल नॉट एक्सेप्ट एनी लॉस ऑफ लाइफ, क्योंकि उन्होंने खुद पर्सनल लॉस झेला है, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था जब ये हुआ है। और ये पीएलओ के हाथों हुआ था, पैलेस्टीन लिबरेशन फ्रंट, पीएलएफ, तो जो यासिर अराफात की जो बाद में पीएलओ बनी। तो बेंजामिन नेतन्याहू जी का जो माइंडसेट वो पहले से एग्रेसिव रहा है, इट इज नेवर बीन चलो बात कर लेते हैं, सीज फायर के लिए बात कर लेते हैं, चलो हम यहाँ पे वी विल ड्रॉ द लाइन, इसके आगे हम अलग अलग हो जाते हैं, आप अपने राह हम अपने राह ना। तो इट इज ओनली बिकॉज ही लॉस्ट हिज एल्डर ब्रदर। तो ही हैज बीन अ रोल मॉडल टू मी सर, एंड
ये मेरे फादर मुझे मूवीज दिखाते थे सर, तो आई वांट द यूथ हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, हमारा अभी ये जो सेशन है, कि आप मूवीज देखे, जैसे कि पैटर्न हो गया, और इंडियन मूवीज जैसे कि बॉर्डर होगी, इट इज अ गुड मूवी अबाउट आवर ओन इन्फेंट्री, है ना, बैटल ऑफ लोंगेवाल। तो फिर आप एलओसी मूवी देखे। एटलीस्ट मैं इंडियन मूवीज की प्रायोरिटी दे रहा हूं, क्योंकि वेस्टर्न मूवीज तो मैं कहूंगा भी नहीं, दैट इज लेटर, क्योंकि हमारे जो मिड 80s एंड 90s का टाइम था, वी डिड नॉट हैव इंडियन मूवीज मेड। इनफैक्ट 98 में पहली मूवी बेस्ड ऑन वॉर, 1971 जो बॉर्डर है, वो 97 या 98 में आई थी। एंड आई क्या रिमेंबर माय फादर वाज पोस्टेड इन दिल्ली सर, एंड उपहार सिनेमा का जो हादसा हुआ था, तो वो ज्यादा शॉकिंग लगा हमें मूवी का। हमने शायद, हम थिएटर में जा ही नहीं सके मूवी देखने, हमने तो बहुत साल बाद मूवी देखी। बट हमें इतना पता था कि उपहार मूवी का जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो था, उसमें जो कैजुअलिटीज हुई, और आर्मी ऑफिसर्स ने ही रेस्क्यू किया काफी सिविलियंस को, और वो खुद चल बसे सिविलियंस को रेस्क्यू करते हुए। तो ये लेट्स सारी चीजें लेट्स हमने। कम बैक टू द टॉपिक प्लीज। राइट सर, राइट सर। तो मैं आपकी इनसाइट्स जानना चाहूँगा, ये जो ईरान में इस समय जो चल रहा है, उसकी क्या करेक्ट स्टेट है? क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन तो आ नहीं रही है, जो कुछ भी आ रहा है वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा आ रहा है, और स्टारलिंक वगैरह को जैम कर दिया गया है। स्टारलिंक इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल इन क्रिएटिंग ट्रबल इन डिफरेंट कंट्रीज़। तो अभी जो ईरान में हो रहा है, आपको क्या लगता है किधर जा रहा है? और जो इंटरवेंशन की धमकी दे रहा है ट्रंप, वो इंटरवेंशन जो है वो कितना फीजिबल है? बिकॉज़ ईरान इज़ नॉट वेनेजुएला ऑब्वियसली, और ईरान के पास बहुत सारे टारगेट्स हैं। वो टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हैं विद इन द गल्फ, अमेरिकन बेसेस के ऊपर। अब सर, टू बिगिन विद, पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा सर कि ये शुरुआत ईरान की जो मिलिट्री पावर, मिलिट्री माइट काफी अच्छी है, और लोगों को इसके बारे में इसलिए नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया है। जितना उनका अंडर द डेजर्ट उनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, किसी को अंदाजा ही नहीं है कि ये कितने सैकड़ों किलोमीटर कनेक्टेड है अंडरग्राउंड। तो अगर लोगों को अगर लोग दावा करते हैं कि इन्होंने GBU-57 बॉम्ब्स इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे गिरा दी हैं, तो वहां पे लेट मी टेल यू सर कि कुछ इफेक्टिव डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है। आपने उस न्यूक्लियर फैसिलिटी के रास्ते को डैमेज किया है, माना कि वहां पे एंट्री नहीं हो सकती, बट वहीं अंडरग्राउंड जो नेटवर्क और कनेक्टिविटी है इतनी वास्ट है कि अगर आप एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करोगे, उसकी कनेक्टिविटी बाकी अलग अलग जगहों पे है जहां से आप एंट्री एग्जिट कर सकते हो रॉ मटेरियल के साथ। तो लेट मी जस्ट गिव अ वेरी रियलिस्टिक पिक्चर सर, कि इनके पास शाहिद 136 ड्रोन है, जो इन्होंने रशिया के प्रोडक्शन प्लांट सेटअप किए हैं। ये लो कॉस्ट ड्रोन है, और 45 केजी का एक्सप्लोसिव लेके जाता है, और ये शाहिद ड्रोन अभी रशिया यूज कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, और इसकी रेंज है 2500 किलोमीटर। फिर इनके पास एक और ड्रोन है जिसका नाम है अर्श 2, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, सुसाइड ड्रोन है, 260 केजी एक्सप्लोसिव। तो आप सोचे, लाल किले पे जो धमाका हुआ था, जी। वो मैंने पहली उसका जो दृश्य देख के पहले ही बता दिया था कि 30 से 50 केजी के बीच यूज हुआ है, और वो प्रोबेबली एक महीने बाद डिस्क्लोज किया कि इट वाज अराउंड 40 केजीज। तो आप सोचे कि 250 केजी कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। तो अर्श 2 है, हदीद 110 है इनके पास, ठीक है सर। फिर इनके पास मिराज 521, ये 5 किलोमीटर की रेंज का है। फिर सर कॉम्बैट मल्टी रोल ड्रोन है इनके पास, जिसपे ये मिसाइल लगा सकते हैं। ये शाहिद 149 है, शाहिद 129 है, इनके साइज अलग है। ये अलग से मिसाइल ले जा सकते हैं अपने साथ,
और जो शाहिद सीरीज है ना सर, शाहिद, ये प्रेडिटर ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ बनाया गया है। ओके। तो मैं ये इतना, और एक मुहाजिर करके है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है, ठीक है सर। उसके बाद इनके पास 3 टाइप के रिकॉनेसेंस ड्रोन हैं, वो है अबाबील, और फिर यासिर, और हदहोड। तो ये 3 टाइप की इनके पास सिर्फ सर्वेलेंस है, बाकी 90% इनके पास सुसाइड ड्रोन है। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं सर कि जो अमेरिकन फोर्सेस अगर प्लानिंग करेंगी, तो मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं, जब इन्होंने ऑपरेशन ईगल क्लॉ को अंजाम दिया था 24 अप्रैल 1981 में। तो 1981 या एंड ऑफ 1979, 1979, क्योंकि वो जिमी कार्टर का टाइम था। हाँ। हाँ, तो जिमी कार्टर के टाइम ये 24 अप्रैल को हुआ था ये ऑपरेशन, जिसमें कि 8 इन्होंने स्टैलियन हेलीकॉप्टर्स जो बेल के हैं, वो इन्होंने यूज किए थे। इन्होंने 6 C-130 हरक्यूलिस, जो हमारे पास भी हैं, जो हमने यूएसए से लिए हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये। और यही C-130 हरक्यूलिस ऑपरेशन थंडरबोल्ट में भी यूज हुआ था युगांडा में। तो इट इज अ लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट। और सर मैं, ये इन्होंने लैंड किया एक साउथ ऑफ तेहरान में। एंड वहां जब लैंड किए सर, तो वहां एक, इट इज अ ड्राई सी बेड। वहां पे सर ये एक कच्ची सड़क के बीच में वहां से ट्रैफिक आया, टूरिस्ट आए, इनका ऑपरेशन बद से बदतर हुआ, डिस्क्लोज हो गया। बेसिकली इन्होंने बंदी बनाए, बस में 15-20 लोगों को बंदी बनाना पड़ा। एक फ्यूल ट्रक था, उस पे इन्होंने फायर किया, उसे आग लग गई, वो 3-4 घंटे में उसकी आग बुझी। तब तक उसका ड्राइवर उसके पीछे आती हुई गाड़ी में बैठा और वो भाग गया। और वो जो सबसे नजदीकी टाउन थी, वो कम से कम 150 से मतलब 200-250 किलोमीटर दूर। तो उन्हें पता था अमेरिकन को कि टाइम लिमिटेड है, क्योंकि वो रात को आए थे, 23 अप्रैल को रात को आए थे ये, और इन्हें पता था कि दे हैव टाइम। उसके बाद सर, ये जो हेलीकॉप्टर जो लैंड किए, ये आए थे एक डस्ट स्टॉर्म से। उससे इनके हेलीकॉप्टर्स में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल मैल फंक्शन हो गया। और फिर एक ह्यूमन एरर हुआ, जब एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने वाला था ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तेहरान की तरफ, वो एक खड़े C-130 में ही क्रैश कर गया, जिसमें कि 8 अमरीकी जल के मर गए। और बाकी डेल्टा फोर्स वाले वहां से बाहर निकले, और उनके जनरल ने बोला कि सर शुरू होने से पहले ही हमारे 8 बंदे खत्म हो गए हैं। और जिमी कार्टर का ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर और पॉलिटिकल सुसाइड हो गया ये वाला मिशन, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। He lost badly in the वेरी election. बैडली, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि 444 दिन तक मीडिया में सिर्फ हॉस्टेजेस के बारे में ही आ रहा था जो ईरान ने बंदी बनाए थे। तो इट बिकेम लाइक अ विक्ट्री फॉर आयतुल्ला, प्रोपोगेंडा बन गया, एंड अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। तो सर प्रॉब्लम इज, जब आप ईरान का टेरेन देखोगे, सदर्न ईरान फिर भी डेजर्ट है, आगे जाते रहोगे तो वो पहाड़ी नुमा इलाका है, जैसे लेह लद्दाख की पहाड़ियां हैं। तो वो ऑल्टीट्यूड इतना नहीं है, बट इट इज अ सेमी माउंटेनियस रीजन। तो वहां पे नेगोशिएट करना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी। और जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है, तो इट विल बी डिफिकल्ट, नंबर 1। फिर सर, अगर ये लैंड करते हैं, इफ दे एयर ड्रॉप, अगर ये एयर ड्रॉप करते हैं अपनी आर्टिलरी, एमुनिशन, टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स भी ले आते हैं, तो ये ड्रोन, जो कंट्री ने, जो बैकबोन बनी रशिया की वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, आप सोचे इनके पास कितने ड्रोन का आर्सेनल अभी रेडी होगा, जो सिर्फ एनिमी पोजीशंस को रात के समय ये चुन चुन के मारेंगे, इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स। तो ग्राउंड ग्राउंड पे देखें सर, उतरना पड़ेगा अमेरिकन फोर्सेस को। तो इट इज ग्राउंड पे नॉट तो वो उतरना इजी। नहीं चाहते ना, वो तो डरपोक लोग हैं।
उन्हें मालूम है, दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड पाकिस्तान बट से ग्राउंड पे हाँ जी, आज तक यूएस फोर्स कब जीती है? ग्राउंड पे उतर के अफगानिस्तान में हारे, वियतनाम में हारे, और इराक में भी तब गए जब वो पूरा एयरफोर्स ने पहले सब कुछ फ्लैटन कर दिया, कुछ नहीं बचा। और उसमें भी पता नहीं कितने लॉसेस हुए उनके, जबकि ऑलमोस्ट एयर डिफेंस जो कुछ थी इराक की उस टाइम, जो भी थी। तो देयर रिकॉर्ड इज यूनिफॉर्मली पुअर। वो तो इसी तरह का कर सकते हैं, ये हिट एंड रन वाला, शूट एंड स्कूप टाइप का, जैसे वेनेजुएला में किया। अब सर 1953 द कोरियन वॉर, जिस तरीके से चाइनीज सोल्जर्स ने अमेरिकन सोल्जर्स को चुन चुन के मारा, हदेड़ के मारा, और जो विंटर्स में जो अमेरिकन सोल्जर्स रात को ड्यूटी देते टाइम मरे हैं आधे, इट वॉज सच बैड वेदर कंडीशन। तो इसकी बात अमेरिका कभी नहीं करेगा। तो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप जाएं और कोरियन वॉर को आप गूगल करें। हालांकि इसका मटेरियल बड़ा लिमिटेड है, बुक्स लिमिटेड है, क्योंकि तब अमेरिका ने ये नरेटिव इतना कंट्रोल किया कि टीवी पे आने ही नहीं दिया, क्योंकि टीवी नहीं होता था इतना ज्यादा। तो कोरिया का वॉर मुंह की खाई, रिजल्ट साउथ कोरिया में मिलिट्री बेस। फिर इन्होंने, फिर नॉर्थ कोरिया तो वैसे ही हावी है इन पे। उसके बाद वियतनाम वॉर, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम में ये इन्वॉल्व हुए, उसमें इन्होंने मुंह की खाई। प्रोपोगेंडा मूवी बनी वी आर वीवर सोल्जर्स, मेल गिब्सन की। तो इन्हों हॉलीवुड और मीडिया, इन्होंने एक वेपन बनाया अपनी इज्जत बचाने के लिए। एंड अब खुलासा हो रहा है ना सर, और ये सेम मॉडल पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया सोशल मीडिया में अपना नरेटिव देने का कि दे हैव वन ऑपरेशन सिंदूर। बट सबसे फनी चीज, जितनी भी वीडियो बनी है ऑपरेशन सिंदूर में जहां पे इंडियन मिसाइल्स लैंड कर रही हैं, वो एक पाकिस्तान अवाम के एक आम कॉमन मैन ने उसकी रिकॉर्डिंग की है। और उस कॉमन मैन ऑफ पाकिस्तान ने ही जगह का भी नाम मेंशन किया है हर जगह कि इस लोकेशन पे हमला जारी है। एसओएस वीडियोस बना के डाली है, हमें बचा लो, यहां पे कुछ नहीं है हमारे बचाव के लिए। वो तो इंडिया इज अ वेरी एथिकल, प्रिंसिपल्ड और एक अपराइट नेशन कि हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स टारगेट किए और आतंकवादी तंजीमें टारगेट की। तभी आप विजुअल्स देख रहे थे कि अगले दिन आप पाकिस्तान की आवाम का कॉन्फिडेंस देखें कि उन्हें पता था कि अगर इंडियन वेपन्स आ रहे हैं तो इतने एक्यूरेट हैं कि वो मिलिट्री टारगेट या तंजीम की ही प्रॉपर्टीज को टारगेट करेंगे। एंड नेक्स्ट डे दे वर वेरी कामली कमिंग, मेकिंग वीडियोस, डॉक्यूमेंटिंग द जो हिस्से टुकड़े थे ड्रोन्स के। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी का भी ईमेल उसमें फ्लैश किया गया था बड़ी प्रोमिनेंटली। फिर एक एक चिल्ला रहा था कि देखे ड्रोन क्रैश हुए हैं, यहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं, पर एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान की कह रही है बिजली गरजी है, ट्रांसफॉर्मर फट गया है। तो कहते हैं बिना बारिश के मौसम में बिजली कैसे गरज सकती है? देन दे चेंज, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही नहीं नहीं ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हुआ है, बिजली बिजली नहीं गिरी, ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हुआ है। फिर कहते जो ड्रोन्स बरामद हुए हैं सिविल के हाथों में, कहते वो भाग भाग के उन्होंने कबाड़ियों को बेच दिया ताकि उसका पैसा मिल जाए। तो पाकिस्तान आर्मी वाज नॉट एबल टू रिट्रीव ऑल ड्रोन्स, आधे गायब भी हो गए विद इन दी पब्लिक। देखिए सर, इट इज बहुत मुश्किल है अगर आप लेके जाएंगे अपने ट्रूप्स को, रात के समय आपको नहीं दिखाई देगा 4 फुट बाय 3 फुट का ड्रोन कि कहां से आ रहा है, किस गति से आ रहा है, किस एंगल से आ रहा है, वो इनके ऊपर बॉम्ब गिराएगा या खुद टक्कर मार के खुद डिस्ट्रॉय होगा, रात को नहीं दिखाई देगा। और अगर दिखाई देगा भी, आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं है। देखें, मैं एक एग्जांपल दूंगा सर, आप एक बंदे पे एक बड़ा पत्थर फेंको, उसके बचने के चांसेस
100 में से 99 हैं, पर 1% उसे एक बड़ा पत्थर लग सकता है। पर अगर आप हाथ में बजरी पकड़ोगे और बजरी मारोगे तो टारगेट अपने आप को कितना ही बचा ले, डैमेज तो होगा, देयर विल बी एट्रिशन। तो ड्रोन्स विल क्रिएट हैवॉक, इतना गदर करने वाले कि अमेरिकन को पता नहीं चलेगा कि इवैक्यूएट करें तो कैसे करें, क्योंकि इवैक्यूएशन में भी एयर सपोर्ट की जरूरत है। और मैं डेमोन्स्ट्रेशन में जाता हूं सर, मतलब हमारे ड्रोन्स लेके हमें 1 घंटा पहले ही बोल देते प्लीज ड्रोन्स को लैंड कर दो, हेलीकॉप्टर ने आना है। गलती से उसके रोटर या उसके विंडशील्ड में कुछ हिट हो गया तो हेलीकॉप्टर माइट क्रैश। ये तो है पीसफुल एनवायरनमेंट पे। तो आप सोचे वॉर जोन में कितनी ज्यादा वल्नरेबिलिटी होगी अगर आप दुश्मन मुल्क में उतर रहे हो एंड यू आर प्रिपेयरिंग टू गो टू वॉर। एंड अगर आप लैंड भी कर गए, आपको कम से कम 4-5 घंटे तो चाहिए ना प्रॉपर मोबिलाइजेशन के लिए, तो आप कैसे उसे काउंटर करोगे? तो ये क्या बोलता रहता है कि आप चालू रखो प्रोटेस्ट और आप ये कब्जा कर लो और मदद पहुंच रही है। कौन सी मदद पहुंच रही है? अब तो स्टारलिंक भी नहीं पहुंच रहा। सर एक वीडियो आ गया जिसमें कम से कम 20 स्टारलिंक जब्त हुए में। मतलब उनके पास ईरानियन जो पुलिस है, आ, सर आप एक बार चेक करो। पहले तो शाह ऑफ ईरान जो था, रेजा पहलवी के जो फादर, उन्होंने एक अपनी सीक्रेट पुलिस बनाई थी कॉल्ड सवाक, SAVAK। सवाक होती थी शाह ऑफ ईरान की प्राइवेट पुलिस, जो जासूसी करती थी ऑपोजिशन पार्टीज। बेसिकली आज की तारीख में जो रूलिंग गवर्नमेंट है ईरान की, इनके ऊपर जासूसी होती थी। इनको रातों रात गायब कर दिया जाता था, या इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, या फिर इन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता था, इन्हें बाहर नहीं आने देते थे। और शाह ऑफ ईरान के टेबल पे सुबह 9 बजे इतनी खबर पहुंच जाती थी कि ऑपोजिशन के इस लीडर ने आज सुबह ब्रेकफास्ट में ये खाया है, और उसके घर में पिछली शाम को मार्केट से ये सब्जियां आई हैं और ये गाड़ी इस्तेमाल हुई है। मतलब आप सोचो कितना, मतलब 500 सब एजेंसीज, छोटी छोटी एजेंसीज, मॉनिटरिंग एजेंसी शाह ऑफ ईरान ने इंप्लॉय करके रखी थी कि कोई उसके खिलाफ कोई हरकत ना करे। और रिश्ते क्यों खराब हुए? आज जो अमेरिका कह रहा है कि हम शाह के बेटे रेजा पहलवी को रीइंस्टेट करना चाहते हैं, तो सर मैंने एक आर्टिकल लिखा है मेरे ट्विटर पे कि CIA का ब्रेन चाइल्ड था स्लोगन क्रिएट करने का, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। CIA ने इस नरेटिव को स्पार्क किया था कि शाह के खिलाफ ये आप शुरू करो। क्यों? अब मैं बताता हूं। ईरान को जब पता चला कि बाकी खाड़ी देश के मुल्क कच्चा तेल उससे ज्यादा देने लग गए हैं, एक्सपोर्ट करने लग गए हैं अरामको को, जो अमेरिकन कंपनी है, और अन्य जो प्राइवेट ऑयल कंपनीज थी जो सऊदी अरेबिया में आ चुकी थी, और अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, और वो अमेरिकन को भी दे रहा था, पर वो इस रेट पे दे रहा था कि वो अमेरिकन को महंगा लगने लग गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया सस्ते में दे रहा था। तो जब शाह ऑफ ईरान को पता चला कि यार मेरा ऑयल एक्सपोर्ट के प्रॉफिट्स इतने क्यों नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उसके बाकी खाड़ी देश के मुल्कों ने अपनी नजदीकी अमेरिका से ज्यादा बढ़ा ली थी। और मैंने एक इंटरव्यू डाली है सर, जिसमें रिपोर्टर कहता है नरेटिव चेंज करने के लिए दी अरेबियन गल्फ, और शाह ऑफ ईरान चिढ़ जाता है उस इंटरव्यू में और कहता है, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर? What have they taught you when you were a kid in school? What is this region called? फिर वो रिपोर्टर कहते हैं द पर्शियन गल्फ।
कहते देन व्हाई कॉल इट द अरेबियन गल्फ? फिर रिपोर्टर कहता है द अमेरिकंस आर कॉलिंग इट द अरेबियन गल्फ. सो ही लाफ्स एंड सेज ओ दे कैन कॉल दिस एरिया एनीथिंग दे लाइक. तो ये साफ पता चल रहा था कि अनबन हो गई थी अमेरिकन की और शाह ऑफ ईरान की तेल के रेट को लेके. और गुस्से में आके शाह ऑफ ईरान ने अपने कच्चे तेल के रेट बिल्कुल सस्ते कर दिए. इतने सस्ते कर दिए कि अमेरिका ने अपने सीआईए की मदद से अंडर कवर शेल कंपनीज बनाई, ईरान से कच्चा तेल खरीदा. और जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो वेनेजुएला में आने जाने वाली रशियन शिप को पकड़ा है, ये सेम हरकत अमेरिका कर रहा था तब इन 1970s कि ईरान से कच्चा तेल खरीदो, बोट का नाम चेंज कर दो, कंपनी का नाम चेंज कर दो और दुगने तिगने रेट पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को बेच दो और प्रॉफिट कमाओ. तो इन्होंने शाह ऑफ ईरान को मजबूर कर दिया था बैंकरप्सी पे कि उसे इतना सस्ते में तेल बेचना पड़ रहा था. और ये क्यों किया? अब शाह ऑफ ईरान कहता मेरे जो अमेरिकी रेडार सिस्टम्स दिए हैं, कहते उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट ही इतना ज्यादा है, कहते रिडिकुलस कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग इज देयर बाय द अमेरिकंस. तो अमेरिकन चाहते थे कि तेल भी इनके दाम के मुताबिक बिके, डोमिनेशन भी इनकी हो और शाह ऑफ ईरान बिल्कुल मतलब बद से बदतर हालत में इनकी गुलामी करे. और जब ये इनके हित में नहीं हुआ, तब सीआईए ने ये स्लोगन प्लांट कराया. और यही जो आज की जो सरकार बैठी है ईरान में आयतुल्ला की, इसने ये स्लोगन अडॉप्ट करके शाह ऑफ ईरान को गिराने के लिए ये स्लोगन को तूल दी. अब इसमें एक और दिलचस्प एंगल ये है, जनरल परसेप्शन तो ये है कि साहब शाह जो था वो सपोर्ट उसको था अमेरिका का और वेस्ट का, और वो तब तक था सर जब तक बिजनेस थी. बट जब रेट्स को लेके अनबन हुई तो राहुल खोमेनी, राहुल आयतुल्ला, वो कहां पे शरण ली थी उसने? फ्रांस में. फ्रांस में. और फ्रांस ने पहले ही पैक्ट कर लिया था विद द प्रेजेंट जो रिजीम है कि आप हमारे साथ असाइलम ले लो पर यूरोप और हमारा तेल की गारंटी दे दो. तो द फ्रेंच सीक्रेट सर्विस वॉज इक्वली हैप्पी कि शाह ऑफ ईरान को गिराने में फ्रेंच की इंटेलिजेंस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया और पैसे डाले. और जब शाह ऑफ ईरान निकला ईरान से, तब इन्होंने फ्रांस के साथ तेल का प्रॉपर समझौता किया बिहाइंड क्लोज डोर्स और अमेरिका वहां से बाहर निकाल दिया गया. तो आज की तारीख में एयरबस और बोइंग की लड़ाई जारी है फॉर डोमिनेटिंग द एविएशन सेक्टर. तो अगर हमें दूर से लगता है ना कि यूरोप और अमेरिकन के रिश्ते बड़े अच्छे हैं, नहीं सर, देयर इज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट और सब बिजनेस और पैसे का खेल है. तो अब एक फिर मैं आपसे यहीं पे क्लैरिफिकेशन मांगूंगा बीच में, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि जब अमेरिका वाज बिहाइंड टॉपलिंग ऑफ शाह ऑफ ईरान, तो ये जो खुमैनी की सरकार आई, ये एंटी अमेरिका क्यों बन गई इतनी ज्यादा? सर जब आप रेडिकलिज्म के नाम पे ही चुने गए हो, मतलब लुक एट द कॉन्ट्रास्ट ना सर. रातों रात जीन्स, जब राहुल आयतुल्ला आए ईरान में, इनको वेलकम किसने किया? उसी क्राउड ने जिसने वेस्टर्न कपड़े पहने थे, शर्ट पैंट सूट कोट बूट. वही लेडीज जिन्होंने स्कर्ट्स ड्रेसेस जीन्स टी शर्ट्स, इन सब ने वेलकम किया. क्यों? इन्हें लगा ये एक एल्डरली पर्सन है, ही विल क्रिएट द बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ईरान. क्योंकि जो एक पार्टी दी थी शाह ऑफ ईरान ने टू ऑल द हेड ऑफ स्टेट्स इन द वर्ल्ड, एंड इट वाज द
ऑलमोस्ट कंप्लीशन ऑफ 2500 ईयर्स ऑफ द पर्शियन एम्पायर। तो जितना पैसा लगा, और शाह ऑफ ईरान ने पूरी कोशिश की कि यह बात दबी रहे, पर अल्टीमेटली बात आउट हुई। और वो जो पूरा सेटअप जो किया था इन्होंने डेजर्ट के अंदर, 7,000 करोड़ रुपए इन्होंने एक साल में खर्च दिए थे सिर्फ ये पार्टी को देने के लिए। और इंडिया से भी हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे उस टाइम, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, पता, आई डू नॉट नो हु वाज द, इंदिरा गांधी के टाइम के कोई थे। तो वन ऑफ आर, ये पार्टी तो 70s में हुई थी शायद। हाँ नहीं, आई स्टैंड करेक्टेड। कांग्रेस के टाइम पे कोई वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट हैड अटेंडेड दिस पार्टी, और ये एक हफ्ता चली है। मतलब एक हफ्ता हमारे हेड ऑफ स्टेट अपने मुल्कों में है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। और ये निक्सन के टाइम हुआ था आई थिंक, और निक्सन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस पार्टी में नहीं गए। उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा था, जिनकी वाइफ को बहुत क्रिटिसाइज किया था कि इतनी महंगी ड्रेसेस और ये सब, मतलब कटलरी के लिए। 1971। और इसका पूरा बंदोबस्त आप देखो सर, कौन सी कंट्री के केटरर्स थे जिन्होंने पूरा बंदोबस्त किया, A to Z? फ्रेंच होटलियर्स, फ्रेंच आर्किटेक्ट्स जिन्होंने टेंट बनाए, फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स जिन्होंने एयरक्राफ्ट्स में ये टेंट्स को पैक करके फ्रांस से शिराज करके एक जगह है सर वेस्टर्न ईरान में, शिराज के एयरपोर्ट पे भेजा। और ये रातों रात नहीं हुआ, इट टुक देम 3 months टू सेंड ओनली, जो टेंट बनाए थे, टेंट का सामान ही 3 महीने लगे एयरक्राफ्ट में लोड करके बेचने के लिए। और C-130 यूज किए थे। ईरानियन एयरफोर्स वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर एवरीथिंग। और जितने भी केटरर्स, वेटर्स लोग आए, सब इंडिया की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट BD जत्ती अटेंड किया था। ओके। तो आप देखो सर, और इट वाज हेल्ड एट पर्सिपोलिस, एंशिएंट कैपिटल। यस, पर्सिपोलिस, जहां पे पिलर्स और वो पूरा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उनका। तो ये खोमेनी ने इसे एक वेपन बना लिया, प्रोपेगेंडा बना लिया कि भाई देखो तुम्हारा पैसा इसने यहां सारा फूंक दिया, ये अमेरिका का गुलाम है, एंड देन डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। और अमेरिकन्स को एक टाइम पे लगा कि अगर ये शाह ईरान निकल जाए तो ठीक है, हम इसके साथ अग्रीमेंट कर लेंगे, बट द फ्रेंच सीक्रेट सर्विस एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट नेवर लेट अमेरिकन्स कनेक्ट विद द आयतुल्लास। और ये यहां पे फिर CIA का लिमिटेशन आ गया। जो इनका ब्लूप्रिंट बनना था आगे रिलेशंस के लिए, वो इधर द फ्रेंच सीक्रेट सर्विस एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट डिड नॉट लेट इट हैपन। और इसकी वजह से दूरियां और बढ़ गई, और जो हॉस्टेज क्राइसिस थी, दे प्रोलॉन्ग्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड जब हॉस्टेज क्राइसिस NTB में हुई थी, कौन सी एयरलाइन थी सर जिस विच वाज इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग दीज पैसेंजर्स? एयर फ्रांस। So France has played a very negative role under the current, और आज तक कोई इसके बारे में बात नहीं करता है कि फ्रांस ने शरण दी थी, पनाह दी थी टू काउंटर US नरेटिव एंड डोमिनेशन इन द मिडल ईस्ट। क्योंकि अफ्रीका में ज्यादातर जो कॉलोनीज थी वो फ्रांस के पास तब भी थी, एंड अमेरिका प्रेशर डाल रहा था फ्रांस पे कि भाई तुम अपनी अफ्रीकन कॉलोनीज को विकेट करो, डीकॉलोनाइज करो। हम सब ने छोड़ दिया, यूके ने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ो। अब जाके कुछ साल पहले चैड करके जगह है सर फ्रांस में, ये अफ्रीका में, तो अब जाके फ्रेंच फोर्सेस ने उसे विकेट किया है। नाइजर में भी द फ्रेंच वर सिटिंग। तो फ्रांस वही है ना सर, छुपा रुस्तम है ये।
तो ये सेशन के जरिए अब लोगों को पता चलेगा कि भाई ये जो जाल है, ये जाल आपस में ही बुना गया है, आपस में ही एक दूसरे को काउंटर करने के लिए आज ये स्थिति में पहुंचे हुए हैं। चलो आज की डेट में ये क्या कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ ईरान में खाली बातें कर सकते हैं। दे हैव नो सर देखिए, कैपेसिटी टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। अभी सर आई विल नॉट नेम द इंडिविजुअल, इज इंडियन इंडिविजुअल। 5 दिन पहले हिज फ्लाइट हैड टू कम टू बॉम्बे। कल उसका एयरक्राफ्ट बॉम्बे लैंड हुआ है विद ओनली हिज लगेज, द इंडिविजुअल इज मिसिंग। एंड कहाँ से? अभी कहाँ हाँ, से आना था? इंडियन सिटीजन सर, कहाँ से आना इन था? ईरान, तेहरान से ही आना था। अच्छा, अच्छा। एंड है मतलब थिंग्स आर एट वर्क, आई विल नॉट टेक नेम्स और एनीथिंग बिकॉज आई माई सेल्फ एम क्लोज टू आवर ओन एजेंसीज ऑल्सो। बट आप टेंशन वाली बात है ना कि यार इंडियंस का क्या लेना देना है इसमें। तो बेसिकली दे आर नॉट लेटिंग एनीबडी आउट एंड दे आर नॉट लेटिंग एनीबडी इन। इंटरनेट ब्लैकआउट है। स्टारलिंक्स ये अब डिटेक्ट कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस में कि भाई यहां पे इसका सिग्नल आ रहा है एंड दे हैव, मतलब ये जो प्रोपेगेंडा टूल था स्टारलिंक, ये इनके हाथ लग चुका है। एंड स्मैश हो द गया होगा। चाइनीज, सर चाइनीज ने हेल्प किया है टू डेवलप अ डिवाइस विच कैन ट्रैक कि भाई इसका सिग्नल कहां से सैटेलाइट में कनेक्ट हो रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती है लैट लॉन्ग की। तो द चाइनीज आर हेल्पिंग द ईरानियंस, रशियंस पहले से ही हमेशा रहे हैं इनके साथ। एंड मैं आपको एक और बात बता दूं, एक बड़ा खुलासा अभी फिर से कर रहा हूं। जो इजराइल हमास वाला हमला हुआ है वो मोसाड क्यों नहीं फाइंड आउट कर सका? ऑल द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मोबाइल फोन्स, नेटवर्क, हुवाई कंपनी के मोबाइल्स और सैटेलाइट फोन्स दिए गए थे फॉर कोऑर्डिनेटिंग द अक्टूबर 7th अटैक ऑन इजराइल बाय द चाइनीज। हमास के क्रिटिकल लीडर्स की मीटिंग हुई है चाइना में बिफोर द हमास अटैक, जिसमें एक पाकिस्तान का भी एक बंदा इन्वॉल्व है। आई नो द नेम, आई विल गिव यू द डिटेल्स तसल्ली से सर। तो ये जो नेटवर्क है, ये जो चीजें हो रही हैं, इट इज ईस्ट वर्सेस वेस्ट और कोई किसी का सका नहीं। जब किसी का पलड़ा भारी है तो वो ही वहां पे, दैट इज वाई ट्रंप अब इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है। ही सेड इनफ ऑफ एवरीथिंग, भाई बंधु दोस्ती, रिस्ट्रेनिंग, कंट्रोल्ड एग्रेशन, कहता नथिंग डूइंग, जस्ट गो एंड क्लियर द रट एंड द क्लटर। तो क्या करेगा वो तो वेनेजुएला में भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। उसको सर उठा देखें तो ये, लाया, आई उसको विल टेल यू उठा सर। तो लाया, लेकिन वेनेजुएला तो पूरी तरह से उनकी जो आपकी जो मदुरो की सरकार है उसी के कब्जे में है। और अब उनको जो है यूएस सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ रहा है, ये हालत होगी। और बातें करते हैं, कहते हैं कि साहब कि आई एम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला, मतलब आपने, इट इज अ वॉर वेल परचेज्ड। आपने एक युद्ध को खरीदा है पैसे के दम पे। आपने उस प्रेसिडेंट के इनर कॉर्डन के सिक्योरिटी अफसर को खरीदा है, जिसने अपने खुद के 32 गार्ड्स मरवाए। दे वर किल्ड। जो कह रहे हैं ना 40 लोग मरे हैं, उनमें से 32 तो मुडूरो के इनर सर्कल के बंदे मरवाए उस अफसर ने। और उसी अफसर ने जो जो मैंने सर ट्विटर पे इसके बारे में डिटेल डाली हुई है, इस बंदे ने ही सैबोटाज किया सेफ रूम के डोर का लॉकिंग मैकेनिज्म। और मुडूरो अपने सेफ रूम का दरवाजा लॉक नहीं कर सका। एंड मैंने एक और आर्टिकल डाला है सर जो कल शेयर किया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स टेक्नोलॉजी। हमने अपने किचन में रेडियो फ्रीक्वेंसी का एक माउस रिपेलेंट डिवाइस लगाया है।
जिसकी आप फ्रीक्वेंसीज को अलग अलग कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पेस्ट। छिपकली के लिए अलग, कॉकरोचेस के लिए अलग, माइस के लिए अलग। ठीक है सर, एंड इट डज नॉट इफेक्ट द ह्यूमन ब्रेन। पर मैंने जब उसके फीचर पढ़े तो उसमें लिखा गया कि इट क्रिएट्स अनयूजुअल राइज इन टेम्परेचर ऑफ द माइस, इट मेक्स देम इरेटिक, इट मेक्स देम कंफ्यूज्ड, उनके ईयर ड्रम्स डैमेज करता है। इतनी इरिटेशन क्रिएट होती है वो फ्रीक्वेंसी की आवाज से कि आफ्टर 15 डेज उसका ब्रेन डैमेज होके उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। वो भाग जाते हैं। वो ब्लीडिंग वाली स्टेज पे तो तब आएगा जब वो वहां फंसा रहा है। अब यही वेपन सिस्टम को अमेरिका ने फॉर ह्यूमंस बना दिया, और यही वेपन सिस्टम को इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स पे इंस्टॉल किया और उससे एमिट किया जो टारगेट एरियाज थे, ताकि वहां से सोल्जर्स और क्राउड को खदेड़ दिया जाए। अदर देन दैट ये अनअनाउंस्ड अटैक था, तो वैसे ही लोग नहीं थे, रात का समय था, वैसी कोई जनता बाहर नहीं थी, और जितने भी थोड़े बहुत लोग थे वो इनके गार्ड और सिक्योरिटी वाली लोग थे, जिसमें से कि 90% कॉम्प्रोमाइज थे पैसे खिला के सीआईए के जरिए। तो जिस तरीके से इन्होंने नोरिएगा को पकड़ा था पनामा में, उसी तरीके से इन्होंने यही सेम रूल बुक फॉलो की है, बस इन्होंने एक इनोवेटिव वेपन सिस्टम यूज किया है। और सबसे फनी चीज, जब नोरिएगा ने पनामा में शरण ली थी अपने ही देश में, वैटिकन वैटिकन एम्बेसी के अंदर वो जाके बैठ गया था, तो अमेरिकन्स ने उसे निकलवाने के लिए लाउड स्पीकर्स पे कंटिन्यूअस रॉक म्यूजिक प्ले किया था 12 दिन तक, फुल डेसिबल, क्योंकि वो गोली चला नहीं सकते थे वैटिकन की एम्बेसी पे, तो कहते शोर इतना करो कि वो तंग होके बाहर आ जाए। एंड ही डिड दैट। ही केम आउट एंड सेड यार बस बहुत हो गया, मेरी बस हो गई है, तुम ये म्यूजिक, ये हार्ड रॉक और ये जो मेटल म्यूजिक है फुल वॉल्यूम पे बंद कर दो। कहते हैं आई एम रेडी टू गिव माई सेल्फ अप। फिर वो एम्बेसी से बाहर आया। तो मैं इन्हें कोरिलेट करता हूं चूहे और नोरिएगा, और जो लाउड स्पीकर का जो इन्होंने इस्तेमाल किया था तब विद हैवी मेटल म्यूजिक, जो टॉर्चर के बराबर होता है अगर कंटिन्यूस आप सुनते रहो। और वही चीज अब ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड वेपन सिस्टम्स बना लिए हैं, जिसमें ना आपने गोली चलानी है, ना आपने अपनी प्रॉक्सिमिटी मेंटेन करनी है, आप दूर बैठे हुए आप अपना ऑब्जेक्टिव मेंटेन कर लोगे। और वही हुआ, और वेनेजुएलन सोल्जर्स ने बयान दिया कि नाक से खून आया, कान से खून आ रहा था, खून की उल्टियां हो रही थी, क्योंकि इंटरनल इतनी डैमेज हो गई थी वो फ्रीक्वेंसीज की वजह से कि उन्हें उस एरिया से हटना पड़ा। तो आप वेपन सिस्टम्स देखो सर कैसे आगे। बट अगेन ड्रोन्स, अगर आप सैकड़ों ड्रोन्स एक टाइम पे हवा में डाल दो, और अगर इन ड्रोन्स को जैम करना आ गया या स्पूफिंग आपको आ गई, तो यू आर द विनर। एंड इंडिया ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स क्यों बनाई है? ओनली 6 कंट्रीज हैव एंटी मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम सर। कि कल अगर फॉर गॉड फॉरबिड अगर दुश्मन इतना हावी हो गया और इतना ओवरवेल्म हमें कर रहा है कि उसने लाखों में ड्रोन भेज दिए, इंडिया विल परफोर्स लॉन्च अ एंटी मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल इन स्पेस, और वो सैटेलाइट सिस्टम ही उड़ा देगा। फिर ना आपके ड्रोन किसी काम के, ना आप उसे कोई डायरेक्शन दे सकते हो, वो सिर्फ 10 या 20 किलोमीटर मैनुअल कंट्रोल के मुताबिक ही रह जाएगा। तो सर वही मैं बता रहा हूं, अमेरिकन विल बाय लॉट ऑफ कैजुअलिटीज इफ दे लैंड इन ईरान। ईरान विल, बट दे कांट टेक ईरान विल कैजुअलिटीज, सर्वाइव। कैजुअलिटीज से तो वो डरते हैं। बॉडी बैग्स, जितने वो बॉडी, इलेक्शन हारने वाली बात है, बॉडी बैग्स इज इक्वल टू लॉस ऑफ फ्यूचर इलेक्शन।
मतलब फ्यूचर इलेक्शन तो बहुत आगे की बात बोल रहा हूं सर। इस साल मिड टर्म इलेक्शंस अक्टूबर 2026, आई सीरियसली एम टेलिंग यू, ट्रंप विल नॉट विन। जिस तरीके से आइस लोगों को घरों से बाहर खदेड़ खदेड़ के मार रहा है, जिस तरीके से वो लेडी को एग्जीक्यूट किया, जो जो छोटे बच्चों की मदर थी, अनआर्म्ड, और वो गाड़ी साइड से लेके जा रही थी, आपने उसे फेटली शूट कर दिया पॉइंट ब्लैंक। तो आपके खुद के मुल्क में आपने मरीन्स डिप्लॉय करके रखे हैं, आपने खुद के नेशनल गार्ड डिप्लॉय करके रखे हैं, और आप खुद कह रहे हो कि नहीं ऑल इज वेल। कहां से वेल है? चलिए, ये तो हुआ ईरान का, और आपके इससे मेरे को तो यही सेंस आता है कि साहब कि ईरान में तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान जो है वो पिछले अटैक के बाद में उसने अपने आप को तैयार किया है इसी चीज के लिए। डर्टी तो बॉम्ब्स तैयार हैं सर इनके पास। डर्टी बॉम्ब्स मैं लोगों को बताना चाहता हूं, एंड दिस इज अ कंफर्म्ड रिपोर्ट आई एम टेलिंग फ्रॉम वन ऑफ आवर फ्रेंडली कंट्रीज की इंटेलिजेंस से। आई हैव गॉट टू नो ईरान हैज डर्टी बॉम्ब। इन्होंने जो 400 केजी, जो इन्होंने 60% अबव एनरिचमेंट की है यूरेनियम की, अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं कर सकते तो एक कन्वेंशनल बॉम्ब में अगर ये 1 केजी यूरेनियम भी डाल देंगे, और अगर वो बॉम्ब कहीं पे दागेंगे दुश्मन के इलाके में, और वो कौन सा इलाका है, अमेरिका मिलिट्री बेसिस और इजराइल, इस पे मैं आपको बता रहा हूं सर, लाखों की तादाद में मिसाइल्स विल बी डंप्ड, कि मरता क्या नहीं करता। और जहां पे ये डर्टी बॉम्ब जाके गिरेंगे वहां पे कम से कम 6 साल से 10 साल तक ना पानी पी सकते हो, ना उस इलाके से गुजर के जा सकते हो, ना वहां का पानी कंज्यूम कर सकते हो, आप उसके आसपास ही नहीं रह सकते हो। और यदि कोई गलती से इस इलाके में गलती से चला गया 1 घंटे के लिए भी, और आप उससे बाहर आओगे, एंड यू आर अ यंगस्टर, यू गेट मैरिड, आपके बच्चे जेनेटिकली डिफेक्टेड पैदा होंगे, आपके बाल झड़ेंगे, आपको स्किन डिजीज होगा, आपके क्या पता नेल्स ब्रिटल हो जाए, आपकी आईसाइट जा सकती है, आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको कहीं पे कट लग गया वहां से पस बहनी शुरू हो सकती है। आप देखो रेडिएशन के इतने हार्मफुल इफेक्ट होंगे कि, चलो इट इज नॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, पर उसने रेडिएशन का अटैक तो कर दिया ना नहीं, वो आपके मुद्दा। डर्टी बॉम्ब के तो इफेक्ट्स आर वेल नोन। हाँ, तो मुद्दा तो वही तो हासिल हो हुआ था गया। ना, ये आपके इसी का तो डर है यहाँ पे आपके किराना हिल्स में कि साहब वो हाँ, रेडिएशन लीक हो गया। वो इजिप्ट का प्लेन बोरॉन लेके आया था बहुत ज्यादा हाँ, हाँ, क्वांटिटीज में। हाँ। अब सर मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ना, आई वांट टू क्लैरिफाई आल्सो कि टिल डेट none of the armed forces has claimed anything regarding Kirana Hills। किसी ने भी नहीं बोला है ऑफिशियली। और मैं खुद आई एम ऑन द सेम पेज कि अगर फोर्सेस ने नहीं बोला है, तो ये जो किराना हिल्स वाला जो नरेटिव बन गया है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि चलो बन भी गया है, तो या तो आप इसे कंटिन्यू करो कि हाँ हुआ है, अटैक तो हुआ है, दैट इज डेफिनेट, बट कई सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिफेंस एनालिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड डिफेंस एनालिस्ट है कि दे नो एवरीथिंग, है ना, चाय और समोसा खा के एक टेबल पे बैठ के बातें करके आपको ये सर्टिफिकेशन नहीं देता टू गिव एनी स्टेटमेंट विच इज एक्चुअली नॉट इवन वैलिडेटेड। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिम्मेदारी के साथ वन शुड गिव अ स्टेटमेंट, और अगर आपने स्टेटमेंट देनी है तो इतनी रिसर्च करें और इतना प्रूफ इकट्ठा करें कि जो आप बोल रहे हैं इट हैज रेलेवेंस, और इतनी ज्यादा, एंड
एक और देयर इज वन मोर पर्सन हु स्पीक्स वेल, हु इज वेल रेड, पर एक्सूबरेंस में इतनी ज्यादा डिटेल्स दे देते कि इट मेक्स आवर एजेंसीज अनकंफर्टेबल. आई फील अनकंफर्टेबल ऑल्सो. मैंने कईयों को आई हैव कन्वेड माय डिस्प्लेजर ऑल्सो एट टाइम्स कि भाई पतंग को उतनी ढील दो दैट इट इज एयरबॉर्न. इतनी ढील मत दे दो कि वो हाथ से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए. You lose the game. So it has to be very measured. And sir, just to summarize everything, Iran will survive. अगर ईरान में तख्ता पलट होता है तब भी आपको फॉरेन फोर्सेस और इंटरवेंशन चाहिए होगा, क्योंकि आईआरजीसी के जो फिदाइन हैं वो 40 साल से ऐसे नहीं इंडोक्ट्रिनेट किए कि रातों रात कोई फॉरेन पावर आती है और वो अपना रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन भूल के दे बिकम वेस्टर्नाइज्ड. इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. पहली चीज तो प्रैक्टिकल नहीं है, और द वेस्ट हैज फेल्ड टू प्लांट अ फेस ऑफ दिस मूवमेंट. आप रेजा पहलवी को तो आप दावेदार बना रहे हो, पर रेजा पहलवी की वीडियोस भी आउट हुई हैं जहां वो डिस्क में है और वो दारू का सेवन कर रहा है. ही इज डांसिंग विद द लेडीज अराउंड एंड ही हैज अ वेरी वेस्टर्नाइज्ड कल्चर नाउ. वो खुद वेस्टर्नाइज्ड वेस्टर्न माइंडसेट के साथ रेडिकलाइज तो नहीं बट लिबरलाइज हो चुका है. तो सडनली हाउ कैन सच अ पर्सन कम एंड लीड द फेस ऑफ द रेवोल्यूशन? तो और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पूरे ईरान में वो तो अगर ऐसा आदमी आता है तो अमेरिका को एक पपेट मिल जाएगा. कोई अमेरिका सोच रहा है कि भाई हम पपेट बनाएंगे सो दैट ट्रम्प कैन आल्सो बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, बट सर या कहते हैं एक्टिंग सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान. दैट इज मोर एप्ट कि एक्टिंग सुप्रीम लीडर. क्योंकि आप देखो अगर आ भी गया, उसकी सिक्योरिटी प्रोफाइल, उस पे जो पैसा खर्च होने वाला है. एंड मैं आपको एक चीज दावे से, देयर आर वीडियोस ऑनलाइन सर, कि जब अमेरिका सीरिया में उतरा था, रोज रात को 300 ट्रकों का, टैंकरों का काफिला ऑयल फील्ड से सीरियन पोर्ट्स में जाता था, मतलब सीरियन लोकेशंस पे जाता था जहां पे ये तेल खाली होता था फॉर अमेरिकन कंपनीज, और फिर सीरिया से ये तेल जाता था यूएस से. एंड सेम थिंग सीरिया, और ये चलता रहा 5-6 साल तक लगातार. देयर वॉज अ रीजन कि रशिया वहां बैठा हुआ था, क्योंकि उसे अपना तेल सिक्योर रखना था. टर्की इज देयर फॉर अ रीजन, उसे अपने एरिया को डोमिनेट करना है. अभी 2 महीने पहले कर्ड, जो कुर्दिस्तान के जो लीडर थे, उन्होंने तो अपने हथियार सौंप दिए अर्दोवान को. और परसों, अभी पिछले हफ्ते अलेप्पो में कुर्द फोर्सेस और सीरियन फोर्सेस के बीच लड़ाई दोबारा चालू हो गई है, और इसमें टर्की पूरा सपोर्ट कर रहा है कुर्दिस्तान को, बिकॉज इट वांट्स द एरिया एंड टेरिटरी फॉर इटसेल्फ. और वो सीरियन, ये जो आतंकवादी जो बना है, द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ सीरिया, अल शहाब जो इसका नाम है सर, तो ये जो यंगस्टर जो बना है सीरिया का हेड ऑफ स्टेट, इसके खुद के नाम पे तो $50 मिलियन तो इनाम रखा था. तो अमेरिकन्स हैव लॉस्ट रेलेवेंस. उन पे ट्रस्ट फैक्टर उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया है, कि जिसे चोर बोल रहे हो उसी को गले लगा के जहां पे चोरी कर रहा है उसी जगह का मालिक बना दिया. क्यों? क्योंकि तेल चाहिए. वेनेजुएला क्यों चाहिए? तेल चाहिए. तो जितने भी रशिया और चाइना के जो ऑयल सेलिंग कंट्रीज हैं, इस पे अगर ऐसे कब्जा करने लग गए तो इट इज अ वर्ल्ड वॉर, एंड इट इज अ अनडिक्लेयर्ड वर्ल्ड वॉर 3 राइट नाउ. और असली तो खेल बाकी है सर, जब ताइवान की तरफ
चीन का जब जंगी बेड़ा जाएगा एडवांस करते हुए, अमेरिका हैज लॉस्ट ऑल प्रोवोगेटिव टू होल्ड हैंड्स विद इंडिया। 1947 से ये पाकिस्तान का हाथ पकड़े हुए, पाकिस्तान को वेपनाइज कर रहे हैं। M113 ब्रैडली APC इन्होंने 50s में ही पाकिस्तान को दे दिया था हमारे खिलाफ। तो वो दोस्त कैसा दोस्त जो मुझे भी चाकू दे रहा है और वो ही चाकू मेरे दुश्मन को भी दे रहा है, और बीच में हमें दोनों को चाकू पकड़ा के कहता है यार देखो दोनों ना लड़ना मत, मैं अभी थोड़ा घूम के आता हूं। फिर वो गायब हो जाता है कुछ सालों तक, अलग अलग जगह पे ना वो तेल ढूंढने जाता है। फिर से जब वापस चक्कर लगता है तो देखता है कि दोनों में से कौन कितना जख्मी हुआ है, फिर से मलहम लगाता है। तो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इज द मेन, हम कह सकते पाइपलाइन और द वर्क हॉर्स ऑफ कीपिंग अमेरिका अलाइव। तो अगर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फेल हो गया तो अमेरिकन का कोई मतलब नहीं, और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही अमेरिका को पावरफुल बनाता है कि वो डोमिनेट करे वीकर कंट्रीज पे और अपना ऑयल होर्डिंग माफिया के तौर पे अपना दबदबा बनाए रखे। जी, तो चलिए आज तो इतना ही डिस्कस करते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया। तो आगे अभी स्कोप इसको आगे जारी रखने का है, तो फिर अगली बार अब और मैं इन डेप्थ जाऊंगा सर अगले सेशन में। मैं आपको कुछ बंदों के नाम बताऊंगा, कुछ एजेंसीज जो ईरान में हैं उनके नेम्स बताऊंगा, कुछ पाकिस्तान भी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को भेज रहा है ईरान को हेल्प करने के लिए, पर वहां तनातनी चल रही है। एक और टेररिस्ट ग्रुप है सपोर्टेड बाय पाकिस्तान जिसका नाम है जैश अल अदल। ये एंटी शिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ईरानियंस आर शिया और पाकिस्तान में मेजॉरिटी सुन्नी। तो वो इनको मतलब दे आर गोइंग टू प्रोपोगेट देम, दे यूज देम एज अ टूल कि ईरान को कंट्रोल में रखने के लिए और मरवाने के लिए। तो अभी तक जो ईरान को मदद आ रही है वो वेस्टर्न इराकी मिलिशिया से आई है। बात यह भी है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद अलोंग विद ISI will support American operations for land-based infiltration in Iran। और जैश अल अदल को यह बात अच्छी नहीं लग रही है। There will be disturbance on the border of Pakistan and Iran for a long run। बाकी सर मैं अगले सेशन में इन डेप्थ बताऊंगा एरियाज को लेके। तो आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर समरपाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।